गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। सुबह के बच्चों के साथ और हम लेके आ चुके हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए। इंग्लिश का जो टोटल 25 क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे CGL के में। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 हम कर चुके हैं। 2 शिफ्ट्स का हम एनालिसिस पूरा करवा चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे, उन सभी बातों को हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। आज हम लेके आए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 3 इंग्लिश का, जिसके अंदर हम आपको टोटल 25 क्वेश्चंस कराएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए थे उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो और उन कुछ आपको एक नया तरीका बताएंगे क्वेश्चंस को करने का, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस की ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखना, वीडियो को उस चैनल पे जाके। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको मिलेगी एलिमिनेशन मेथड से, जिसके अंदर आप मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन को देखते ही पकड़ पाओगे कि आपका आंसर क्या है। क्योंकि आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना आप जब भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि आपको 9th-10th का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे जो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC CGL का भी एग्ज़ाम दे रहे हो। आपको इसके अंदर टाइम सेव करना है। और टाइम आप कैसे सेव कर सकते हो? टाइम सेव कर सकते हो आप अपना एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके। अब एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज़ करना, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक्टिव पैसिव में एलिमिनेशन कैसे यूज़ करना, वो आप जाके हमारी एक्टिव पैसिव की वीडियो देख सकते हो। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया था, आई सेट डैश माई लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन की सेंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे वो बोलने की कोशिश कर रहा है, आई सेट डैश माई लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। वो अपनी ज़िंदगी को कोस रहा है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी काम नहीं कर रहा, मतलब जो भी वो काम करना चाह रहा है वो गलत फलत हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को कोस रहा है। अब उसके लिए हमें यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना है, कर्जिंग, इन्वोकिंग, ब्लेसिंग और टर्मिनेटिंग। ब्लेसिंग्स तो वो कर नहीं सकते, तो ब्लेसिंग तो यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो होगा कर्जिंग। इन्वोक भी वो नहीं कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को इन्वोक भी नहीं वो कर सकता है यहाँ पे। टोरमेंटिंग का आपको मतलब नहीं पता होगा तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम चलेंगे ऑप्शन 1 के साथ, कर्जिंग हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। बाकी के जो वर्ड्स हैं उनका मतलब ज़रूर जान लेना। जो आपका पहला वर्ड पूछा गया इन्वोकिंग, इन्वोकिंग का मतलब होता है कॉल ऑन डाइटिंग प्रेयर एज अ विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन। किसी चीज़ को बुलाना अपने पास एज अ विटनेस और एज अ इंस्पिरेशन, वो होता है आपका इन्वोकिंग। ब्लेसिंग मीन्स अ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन फेवर। ब्लेसिंग्स का आप सभी को पता, कोई प्रेयर डिवाइन फेवर के लिए जो की जाती है। टोरमेंटिंग मीन्स इनफिक्टिंग सेवरल फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स। सेवरल फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स होता है आपका टोरमेंटिंग। और कर्सिंग होता है अटर ऑफेंसिव वर्ड्स इन एंगर और अनोयंस। मतलब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को वो कोस रहा था, जैसे कि हम इसको पढ़ के देखें, वो अपनी ज़िंदगी को कोस रहा है क्योंकि कोई भी चीज़ उसकी ज़िंदगी में काम नहीं करी। काम नहीं कर रही इन द सेंस कि वो जो भी नया काम या कुछ भी करने की वो कोशिश कर रहा है, वही उसका नेगेटिव सेंस उसके अंदर आ रहा है, मतलब वो गलत हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कर्सिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें पूछा गया एंटोनिम इम्पोवर्स्ट का। इम्पोवरिस्ट, इम्पोवरिस्ट का आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको एंटोनिम नहीं पता तो सबसे पहले बात करते हैं सिनोनिम की। इम्पोवरिस्ट का सिनोनिम क्या होता है? इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है समथिंग पुअर और लोअर इन क्वालिटी, और जो गरीब हो या फिर जो बिल्कुल लो क्वालिटी का हो तो आपका इम्पोवरिस्ट। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा रिच। गरीब का उल्टा क्या होता है? रिच। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पुअर का उल्टा रिच। तो यहाँ पे इंटरनेम हो जाएगा आपका बिल्कुल रिच। तो बाकी वर्ड्स का भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आपका पूछा गया इम्पोवरिस्ट। इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है वाइप्ड आउट फाइनेंशियली और पुअर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सफाया या फिर गरीब। तो नेक्स्ट आपको रिच, रिच का किसको नहीं पता होगा, अमीर होता है। डिप्राइव्ड, नॉट हैविंग इनफ ऑफ द बेसिक थिंग्स इन लाइफ सच एज फूड मनी। जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित, जिसके पास जीवन की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं है, वो होता है आपका डिप्राइव्ड। अनलकी, अनलकी तो आप सभी को पता है, हैविंग कॉजिंग ऑफ बैड लक, बदकिस्मत। नीड, जिसको ज़रूरत हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिच, इम्पोविस्ड का रिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ट वर्ड पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेट का मतलब पता होना चाहिए। एक्सेलरेट का मतलब होता है टू मेक समबडी फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। किसी दूसरे को आप फील करवा दो कि वो बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश है, तो वो तो आपका एक्सेलरेट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट स्पेलिंग आपकी पूछी गई है, तो फोर्थ हो जाएगी आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग EXHILARATE। तो ये बहुत ईजी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सेलरेट की स्पेलिंग बहुत ईजी थी यहाँ पे बतानी, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो सभी ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट हो रहे थे, सिर्फ हम ऑप्शन फोर्थ के अंदर यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देर आर डैश बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज द फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की सेंस को अगर जाने तो सबसे पहले तो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, लिटिल, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। सबसे
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिटल क्या होता है और फ्यू क्या होता है। एक यहाँ पे काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, एक अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। अब कौन सा काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन के आगे जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की सेंस को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा आपका फ्यू। अब फ्यू आंसर क्यों आएगा उसके हम आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। सबसे पहले according to the rules of using few, a few, little and a little, we have to consider whether the noun is countable or uncountable and whether the meaning is positive or negative। या तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि वो काउंटेबल है या फिर नॉन अनकाउंटेबल है, और जो सेंटेंस की सेंस है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बुक्स आर काउंटेबल नाउन सो वी यूज फ्यू और आ फ्यू। बुक्स हमारा काउंटेबल नाउन है इसलिए हम यहाँ पे फ्यू और आ फ्यू यूज़ करेंगे। बुक्स को गिना जा सकता है ना, जो चीज़ गिनी जा सकती है वो आपकी काउंटेबल होती है, जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होती है। इजी। अब यहाँ पे फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन एंड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसका मतलब ऑलमोस्ट नन मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना के बराबर। वेयर आ फ्यू मीन्स सम एंड हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ फ्यू होगा पॉजिटिव सेंस में, फ्यू होगा आपका नेगेटिव सेंस में। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर डैश बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर लाइब्रेरी सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रही है, क्योंकि आपकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस की बुक्स है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है, तो आपको नई परचेज करनी ही पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा फ्यू आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ड्यू टू नंबर ऑफ ले ऑफ्स इन द इंडस्ट्री द स्वॉर्ड ऑफ डैमोसेल्स इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉयज। Due to number of layoffs in the industry, the sword of Damocles is always hanging over the employees। अगर हम इस क्वेश्चन की सेंस को समझने की कोशिश करें, अगर हमें इसका मतलब भी नहीं पता ईडीएम का क्या मतलब होता है, तो अगर हम क्वेश्चन की सेंस पे जाएं, ड्यू टू नंबर ऑफ लेऑफ्स इन द इंडस्ट्री, मतलब नंबर ऑफ है कुछ लेऑफ्स इन द इंडस्ट्री में। द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस ऑलवेज हैंगिंग ओवर, मतलब कोई तलवार है जो कि एम्प्लॉयज़ की गर्दन पे लटकी हुई है, इसको हम एग्जैक्ट ऐसे समझते हैं। तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म, अ कॉन्स्टेंट थ्रेट और एन इल नोमैन ऑफ डेथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर कोई कॉन्स्टेंट थ्रेट है उनके गले पे, मतलब कोई डर है उन्हें, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो दबे हुए हैं। द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस का मतलब हो जाएगा कॉन्स्टेंट थ्रेट। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें बताना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा। डिक्शनरी की अगर हम स्पेलिंग देखें तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगी। इररेलेवेंट की अगर हम स्पेलिंग देखें तो यहाँ पे आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको हो जाएगा डिक्शनरी, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में आपको बिल्कुल क्लियर डाउट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइपर से जो मिस्टेक हुई तो उसको हमने करेक्ट कर दिया। यहाँ पे आएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसकी जो PDF आएगी उसके अंदर हम करेक्ट करके टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो चलते अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे एग्जांपल्स पूछे गए हैं, मतलब आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। डिक्शनरी का आप सभी को पता है, इररेलेवेंट का मतलब होता है इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज फैक्ट और रिमार्क एज इररेलेवेंट यू मीन दैट इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद व्हाट यू आर डिस्कसिंग और डीलिंग विद। इफ़ यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग सच एज फैक्ट और रिमार्क एज इररेलेवेंट, अगर आप किसी रिमार्क को इररेलेवेंट बोलते हो तो इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद व्हाट यू आर डिस्कसिंग और डीलिंग विद। तो इसका मतलब जो आप बता रहे हो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहा, उसके साथ ये कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा जो आप बता रहे हो, तो वो होती है आपकी इररेलेवेंट, बिल्कुल अलग। आप एक तरह से उस चीज़ को दूसरी दिशा में लेके जा रहे हो। पेरिशेबल का मतलब होता है गुड्स सच एज फूड डेट आर पेरिशेबल गो बैड आफ्टर क्वाइट अ शॉर्ट लेंथ ऑफ टाइम। टेंजिबल होता है इफ समथिंग इज टेंजिबल इट इज़ क्लियर इनफ और डिफाइन इनफ टू बी इजीली सीन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था अभी रीअरेंज द सेंटेंस से। हमें सेंटेंस को रीअरेंज करना था। स्कल्पचर एंड पेंटिंग फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। The city is visited by thousands curious to see temples in form of chariot. The finest example of this is Konark Sun Temple, the chariot with immense wheels and horses carved from stone। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं बी का रिलेशन बन रहा है डी के साथ। The city is visited by thousands curious to see temple in form of chariot, the chariot with immense wheels and horses carved from stone। बी के बाद डी आएगा। मैं ढूंढना है सेंटेंस में बी के बाद डी कहाँ आएगा। सिर्फ ऑप्शन जो सेकंड है इसमें आपका आ रहा है बी के बाद डी, तो यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से चलना, आपको ये देखना है सिर्फ किसके बाद क्या सीरीज आ रही है, किसी भी दो को कनेक्ट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सम्स हैड यू सोल्व सो फार। हाउ मेनी सम्स हैड यू सोल्व सो फार, यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट फॉर्म क्या होगी।
हैड यू सॉल्विंग, आर यू सॉल्विंग, हैव यू सॉल्व्ड और डू यू सॉल्व। तो यहाँ पे करेक्ट सेंस हो जाएगी हैव यू सॉल्व्ड, हाउ मैनी सम्स हैव यू सॉल्व्ड सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड एरर, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। यहाँ पे हो जाएगा आपका हैव बीन सेलेक्टेड, बिकॉज वन ऑफ द बॉयज़ में से कोई एक ही सिलेक्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर आएगा आपका हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे परजूरी का सिनोनियम आपसे पूछा गया है। परजूरी का सिनोनियम आपको जानने से पहले आपको परजूरी का मतलब पता होना चाहिए। परजूरी का मतलब होता है द ऑफेंस ऑफ विलिंग, फुली टेलिंग एंड अनट्रूथ और मेकिंग और मिस प्रेजेंटेशन अंडर ओथ। न्यायालय में असत्य कथन, आप कोई गलत चीज़, आप न्यायालय में कोई अब गलत बयान अगर आप दे रहे हो कोर्ट के अंदर, तो हो जाएगा आपका परजुरी। तो हम जो ऑप्शंस आपको दिए गए उनका मतलब देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया मेलनचोली, चिरकाल तक रहने वाली विषाद भावना या उदासी। फ्रैंकनेस होता है आपका स्पष्टता। पंजूरी आपका होता है अति अभाव की स्थिति, अत्यधिक गरीब, दरिद्रता, पेनूरी। और फॉल्सहुड होता है आपका झूठ। अब यहाँ से आपको देखना पूछा गया, आपको सीनों ने पूछा गया तो फॉल्सहुड हो जाएगा, क्योंकि परजूरी भी गलत स्टेटमेंट होती है, फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्सहुड होता है आपका झूठ। तो ये हो जाएगा बिल्कुल आपका सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी हैज़ ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की सेंस पे जाएं तो लूसी केक ऑलरेडी काट चुकी थी जब तक हम पार्टी हॉल में पहुँचे। तो लूसी जो थी वो केक काट चुकी थी, हैज़ ऑलरेडी कट तो केक आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा पास्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट। लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी पार्टली और कम्प्लीटली लॉसेस देयर मेमोरी। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसके अंदर बंदा अपना जो माइंड का कंट्रोल है, मेमोरी का है, वो बिल्कुल लॉस कर दे, फिर कम्प्लीटली लॉस कर दे, फिर पार्टली आधा लॉस कर दे, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एमनीशिया, एस्फिक्सिया, एनीमिया एंड एलोसीपिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमनीशिया। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपका जो मेमोरी है वो हाफ चली जाती है या फिर कम्प्लीटली चली जाती है। तो बाकी वर्ड्स का मतलब हो जाएगा, एस्फिशिया का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू ब्रीथ, सांस ना ले पाने की स्थिति आपकी हो जाती है एस्फिक्सिया। एनीमिया होता है आपका रक्त में लाल कणों की कमी, अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर आर नॉट इनफ रेड सेल्स इन द ब्लड। आपके ब्लड में अगर रेड सेल्स की कमी हो जाती है तो वो होता है आपका एनीमिया। एलोपीसिया होता है आपका शरीर के उन क्षेत्रों से बालों का आंशिक या पूर्ण अनुपस्थिति जहाँ यह समय रूप से बढ़ता है, यानी कि आपका गंजापन अगर आपको हो जाता है तो वो होता है आपका एलोपीसिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहेंस्ड एफर्ट्स टुवर्ड डैश सस्टेन्ड ग्रोथ। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस के साथ एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहेंस्ड एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ। आप अचीविंग यहाँ पे कंटिन्यूस में हमें सेंटेंस को लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर लिफ्टिंग द कार विद अ क्रेन। यहाँ पे आपको पैसिव सेंटेंस पूछा गया है, तो पैसिव में तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक सेकंड भी लगनी चाहिए। द कार हैड लिफ्टेड विद क्रेन, द कार इज़ लिफ्टेड विद अ क्रेन, द कार इज़ बीइंग लिफ्टेड विद अ क्रेन, द कार वॉज बीइंग लिफ्टेड विद अ क्रेन। अगर यहाँ पे ईज एम आर आ गया तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता है कि ईज एम आर आपका चेंज हो जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग में। तो यहाँ पे देखना मैं बीइंग की सेंटेंस में है तो बीइंग आया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टेकिंग द की फ्रॉम द की होल। शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टेकिंग द की फ्रॉम द की होल। फॉरगॉट टेकिंग द की फ्रॉम, फॉरगॉट टू टेक द की ऑफ फ्रॉम, फॉरगॉटन टू टेक द की फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरगॉटन टू टेक द की फ्रॉम। इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक 4 एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, 4 शिफ्ट्स के अंदर जो CGL की ही हुई है। एक बार ये क्वेश्चन CHSL में भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को तो आप स्टार मार्क करके रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू रिसीव माई लेटर। यहाँ पे भी पैसिव फॉर्म है, तो आपको बिना देखे डायरेक्ट ट्रिक से यहाँ पे एलिमिनेट करना है। डिड को आपको किस में चेंज करना है, डिड यू रिसीव माई लेटर, वॉज और वर में, वॉज माई लेटर रिसीव्ड बाई यू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। शी सेड टू हर मदर मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, शी आस्क्ड हर मदर दैट मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक।
शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी माइट हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक। यहाँ पे हमें चलो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने अपनी मम्मी से पूछा तो शी आस्क्ड हर मदर, इतना ठीक है, इतने में किसी को डाउट। उसके बाद मैं आ गया तो यहाँ पे आएगा आपका मॉडल आपका आ गया, तो यहाँ मैं आ गया आपको, तो आपको माइट में चेंज करना पड़ेगा। अगर माइट में चेंज करना तो आपको इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ आएगा, तो ऑप्शन बी और सी में से आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद मे को आपको चेंज करना माइट के अंदर, तो माइट देखिए आपका किस ऑप्शन के अंदर, सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की शिफ्ट का एनालिसिस। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे गए थे, हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ पे क्वेश्चन हमने मिस किए हैं क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी हो रहा था और बहुत ही ईजी आया हुआ था, इसलिए उसको हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो अगर आपने एक्टिव पैसिव की वो वीडियो नहीं देखी है तो एक्टिव पैसिव की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उसको जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ आपको वही एक वीडियो क्लियर करवाएगी, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव के आएंगे SCGL के अंदर। अगर आप उसको 1 सेकंड से पहले सॉल्व कर पा रहे हो उस वीडियो को देख के, तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए रूल्स को। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।